चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मतलब जो फिजिक्स है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हम ऑलरेडी मोशन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है और उसके लॉज क्या होते हैं। मोशन जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके लॉज क्या हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग द स्ट्रेट लाइन। मतलब जो मोशन है, जो मूवमेंट है, वो आपकी क्या है, सीधी लाइन में किस तरह से हो रही है। ठीक है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में। अब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब पढ़ा है आपने लास्ट वाले चैप्टर के अंदर। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है आपने। तो वो हम पिछले चैप्टर से ही रिलेट होगा ये वाला चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर भी लॉज है मोशन के। तो एक बार मैं फिर थोड़ा रिमाइंड करा देती हूँ ये आपको, जो टर्म्स ऊपर बोली गई है। सबसे पहले आपके पास क्या है, पोजीशन या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। आपको मैंने लर्न करने का तरीका बताया था, डी वी ए। डी बाई टी इज वेलोसिटी, वी बाई टी इज एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूलेज हैं। d means displacement by time is velocity, velocity by time is acceleration। तो सिमिलरली इसकी डेफिनेशन बतानी हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो आपके पास वेलोसिटी बन जाएगा। वेलोसिटी रिलेटेड टू स्पीड। अब आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी भी पढ़ी है लास्ट टाइम। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, स्केलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जाए, डायरेक्शन ना बताई जाए। सिमिलरली वेक्टर जो होता है हमारे पास, उसके अंदर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों चीजें जो बताई जाती हैं, जैसे उसको वेक्टर बोला जाता है। अब कैसे, ये टर्म्स कैसे समझोगे, जैसे सपोज कहीं जा रही है, मूवमेंट हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन जा रहा है और मैं बोलूंगी वो सिर्फ जा रहा है इतने किलोमीटर, आपको सिंपल वैल्यू दी गई है, दैट इज मैग्नीट्यूड। अगर मैं बोलूंगी 5 किलोमीटर वो ईस्ट वाली साइड जा रहे हैं, दैट मीन्स मैंने डायरेक्शन गिवन दी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास। ठीक है, अब हम चलते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। एक बार रिमाइंड करा देती हूँ ये भी। यूनिफॉर्म सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर करना। जैसे 2 मिनट के अंदर अगर वो क्या कर रहा है, 20 स्टेप्स कवर कर रहा है, तो नेक्स्ट 2 मिनट में भी 20 स्टेप्स ही कवर करे, यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म, अगर 2 मिनट्स में एक बार 20 है, अगले 2 मिनट में 10 स्टेप्स है, तो उसकी मर्जी है, वो तेज चल रहा है, होली चल रहा है, धीरे चल रहा है, तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि आपके पास डिस्टेंस अलग हो गया, मूवमेंट अलग होगी, और आपके पास टाइम उतना ही है, 2 मिनट्स। अभी तक हमें कोजेस नहीं पता लगे हैं मोशन के, मतलब डिस्कवर नहीं हुए। व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। स्पीड ऑब्जेक्ट के साथ, व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे चेंज होती है। डू ऑल मोशन रिक्वायर अ कोज, इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स कॉज। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो हमने ये चैप्टर के अंदर अभी पढ़ने हैं, और जो क्वारीज हमें आएगी वो सारी इस चैप्टर्स में क्लियर हो जाएगी कि सारे क्या मोशन को भी कॉज की रिक्वायरमेंट है, नेचर क्या है उसका। तो जो ये प्रॉब्लम्स थी सारी की सारी मोशन की और उसके कॉजेज की, तो ये फर्दर, क्योंकि देखो डेवलपमेंट होती रहती है हर एक चीज, साइंटिस्ट भी क्या करते रहते हैं, जो पुराने टर्म्स हैं, जो ये पुरानी डिस्कवर हुई हुई है, उसी पे रिसर्च करते रहते हैं, या कुछ न्यू रिसर्चेस भी होते हैं। क्योंकि कई कुछ लॉज ऐसे होते हैं जिनकी डिसएडवांटेजेस होती हैं हमारे पास। अगर नेक्स्ट साइंटिस्ट आके उसकी डिसएडवांटेज को दूर कर दे, तो वो नेक्स्ट साइंटिस्ट की क्या बन जाएगी, एडवांटेजेस। उसने मतलब क्या किया, उसने वो चीज सॉल्व की है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, तो साइंटिस्ट जो थे, इसके कॉजेज हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स। जैसे अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर। जब आपकी जो बॉल है ग्राउंड पे आती है, ग्राउंड पे होती है,
और थोड़ा सा अगर आप जैसे बैट बॉल से बच्चे खेलते हैं या जो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ऐसे दीवारों पे मारते हैं ना बॉल, और वो कैच करते हैं दोबारा दोबारा, इसी तरह नीचे भी ग्राउंड पे भी मारते हैं। तो उसने बोला अगर स्मॉल हिट आ भी रही है, डज नॉट मूव फॉर एवर, दूर नहीं जा रहा है वो, कहीं इतना नहीं जा रहा है कि कहीं खो ही जाएगी वो बॉल। तो मतलब मोशन करने पे थोड़ा फोर्स लगाया उसने, मूवमेंट की, तो वो बॉल वहीं की वही है, ज्यादा दूर नहीं गई। डज नॉट मूव फॉर एवर, हमेशा के लिए वो गायब नहीं हुई है हमारे पास। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन suggest that rest is the natural state of an object. This remained the belief until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand the motion. बाद में साइंटिस्ट आए थे, ये नेम दिए हुए सारे के सारे, और बताया हुआ है कि हमने मोशन को किस तरह से समझा। अब जैसे एक चीज बताती हूँ आपको मैं, जैसे आपने बॉल को हिट कर दिया है, बॉल को हिट करने से बॉल मूवमेंट शो कर रही है, बॉल कहीं जा रही है और आप वहीं खड़े हो, बॉल मूव कर रही है इस टाइम, मूवमेंट वो शो कर रही है, बाकी जो चीज है वो रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब उसी पोजीशन पे है जो चीज, अगर आप उसी पोजीशन पे हो, अगर मूव नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि फोर्स अप्लाई करोगे तो मूवमेंट होगी, पुश करोगे, पुल करोगे, हिट करोगे, तो मोशन, स्टेट ऑफ मोशन समझो आपका मोशन से रिलेटेड, मतलब मूवमेंट, पुशिंग, पुलिंग, हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, अपनी तरफ खींचना या उसको पुश करना या पुल करना या उसको हिट करना, ये सारा क्या है, मोशन के ही स्टेट है, मोशन ही हो रहा है इनके अंदर, आप इनको मूव ही कर रहे हो। तो डेली लाइफ में हमारे साथ काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं मोशन के अंदर, बहुत हम एग्जाम्पल देखते भी हैं। हमने क्या देखा है, कुछ एफर्ट लगाने पड़ते हैं हमें। जैसे एक बुक है, टेबल पे पड़ी हुई है, सपोज ये टेबल पे बुक पड़ी है, जब आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तभी तो ये बुक की मूवमेंट होगी, जब ये बुक मूव करेगी। जब ये चीज रेस्ट पे है ना, आपकी मूव नहीं कर रही है, जब आपने फोर्स नहीं लगाया है, ये किस स्टेट में है, स्टेशनरी स्टेट पे। स्टेशनरी का मतलब होता है आपके पास रेस्ट स्टेट, मतलब उसी पे। और इसको जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मोशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो रेस्ट स्टेट को मोशन के अंदर कन्वर्ट करना है, या कोई चीज मोशन में है, बॉल आ रही है हमारे पास, उसको स्टॉप करना है, तो तब भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अपोजिट फोर्स। बुक को हिलाना है तो फोर्स अप्लाई करोगे, रेस्ट से आप उसको क्या कर रहे हो, मूव करना चाह रहे हो। अगर मूव ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट करना है, तब भी आपने क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है। तो मस्कुलर एफर्ट तो लगेगा लगेगा, हमें पुश पुल हिट कुछ तो करना ही पड़ेगा, कि उसकी जो मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन, मतलब अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में है तो रेस्ट में उसको करना ही पड़ेगा। जो फोर्स का कंसेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इसी के ऊपर है, पुश हिट पुल, मतलब फोर्स, फोर्स मतलब आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, धक्का एक तरह से, ठीक है। अब ये फोर्स है क्या, नो वन हैज सीन, टेस्टेड, फेल्ट अ फोर्स, किसी ने देखा नहीं है उसको। सो फोर्स जो है उसका आपके पास क्या है, कोई भी टेस्ट या फोर्स को हम देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं। अगर आपको कोई पुश या पुल करे, खींचे या धक्का मारे, तो आपको एकदम से पता लगेगा ना कि कितना फोर्स लगाया उसने, ठीक है। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं कि जब फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी बॉडी पे या ऑब्जेक्ट पे, तो पुश, हिट या पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारा क्या है, एक मोशन का ही पार्ट है, मोशन फोर्स का ही पार्ट है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, वो मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ जो हम फोर्स उन पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने पिछली क्लासेस के अंदर या जो हम आगे पढ़ेंगे, force can be used to change the magnitude of a velocity of an object, that is to make an object move faster and slower, very important।
देखो नेक्स्ट क्लासेस में आएगा हमारे पास, अगर कोई सपोज बॉल बहुत तेजी से मूव कर रही है, जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा, अगर जरा से यहाँ पे हैंड लग जाता है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो उसकी स्पीड जब चेंज हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई की है, ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब आप ऐसे कर दोगे तो कहीं इधर जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, या स्लो भी हो सकता है, या फास्ट भी हो सकता है। फोर्स से शेप और साइज भी चेंज किया जा सकता है, जैसे कि स्प्रिंग, आपने देख किया ही होगा, पेन के अंदर भी आता था। बॉल ले सकते हो आप, या वाटर बॉल हो सकती है जिसकी हम शेप चेंज कर सकते हैं प्रेस करके, और अगर छोड़ेंगे उसको वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलरली जो आपके पास फर्स्ट फिगर के अंदर बताया गया है, जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो क्या है, मूव ही कर रहा है। तो ये क्या है, फोर्स, मोशन हो रहा है इसकी वजह से। जब मोशन होगा तो ये पार्ट किसका है, ये एग्जाम्पल किसके हैं, फोर्स के। अब फोर्स आपके पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। सबसे पहले बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है आपके पास, बैलेंस्ड फोर्स जैसे टग एंड वोर रेस, आपके पास टग एंड वोर गेम होती है स्पोर्ट्स के अंदर, कि रस्सी को दोनों साइड से पकड़ा जाता है, इधर भी और इधर भी, और एक बीच में मार्क होता है। तो इस मार्क को अगर कोई ना इधर लेके जा रहा है ना इधर लेके जा रहा है, इक्वल फोर्स लगा रही है ये वाली टीम भी ये वाली टीम भी, तो वो मूव नहीं कर रहा अपनी जगह से। जो ये आपके पास जो एक मार्क लगाया हुआ है, ये चीज मूव नहीं कर रही है। तो दैट मीन्स दोनों साइड से क्या है, बैलेंस्ड फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल जो दिया हुआ है, ये यहाँ पे इसका दिया हुआ है, वुडन ब्लॉक है, इधर से भी खींचा जा रहा है इधर से भी खींचा जा रहा है, एक्स एंड वाई से अपोजिट फेस उसको बांधा हुआ है इस तरह से, और फोर्स अप्लाई किया जा रहा है एक्स से भी वाई से भी। अगर एक्स से वो मूव करेंगे तो वो राइट साइड जाएंगे, वाई से अगर आप फोर्स लगाएंगे पुल करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएंगे। बट अगर इक्वली फोर्स लगता है दोनों साइड से तो वो जो ब्लॉक है वो मूव ही नहीं करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। जो आपका रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहे, मोशन में है मोशन में रहे, जिसकी स्टेट को हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लेट कंसीडर अ सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक। In case block would begin to move in the direction of greater force. Thus, two forces are not balanced, and the unbalanced act in the direction of block moves. अब क्या बताया हुआ है, देखो अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताया हुआ है। जैसे आप है और एक थोड़ी अच्छी मतलब स्ट्रोंग है गर्ल, एक उसमें बहुत ज्यादा ताकत है और वो फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई कर रही है और आप इतना नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको क्या करेगी, धक्का मार सकती है, आप गिर सकते हो। तो जो फोर्स अप्लाई करेगा, अगर वो अपनी तरफ खींच रही है तो आप उसकी तरफ जाओगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। इसी तरह अगर एक्स और वाई में से किसी ने ज्यादा फोर्स लगा लिया तो वो जो है उस साइड चला जाएगा, अगर एक्स ने लगाया तो एक्स की साइड चला जाएगा। तो ये बैलेंस फोर्स नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे होगा, अगर उसको मोशन में लेके आना है तो हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगा सकते हैं। अब यहाँ पे उसने बताया क्या हुआ ये चिल्ड्रन के साथ, अगर वो एक पुश करना चाह रहे हैं किसी बॉक्स को, अब बॉक्स को वो कहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ से फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं। बट जो आपके पास सरफेस है, सरफेस मतलब जो फ्लोर है, फ्लोर से भी आपका क्या लगता है, एक फोर्स एक्ट होता है, और वो जो फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वो जो अगर ये जो चिल्ड्रन है वो स्मॉल फोर्स लगा भी रही है, स्मॉल फोर्स, तो बॉक्स तो मूव करेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है। अगर ग्रेटर फोर्स लगा दिया फिर वो मूव कर सकता है। अगर स्मॉल फोर्स लगा रहे हैं तो वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन क्या होती है, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जो सरफेस से लगती है, तो इसकी वजह से मूव नहीं करेगा। फ्रिक्शन फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, दिस फ्रिक्शन, आप इस पार्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हो, दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन टू सरफेस इन कंटेक्ट, इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स
एंड द फ्लोर ऑफ द रफ सरफेस। उसने बताया कि फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है, ये बॉक्स और सरफेस के बीच में, तभी अपोजिट फोर्स लग रहा है और तभी बॉल को वहीं पे, बॉक्स को वहीं रखा हुआ है, बैलेंस किया हुआ है फोर्स। ना ही वो बॉल बॉक्स मूव कर रहा है आपका राइट साइड, ना ही लेफ्ट साइड। तो ये क्या है, बैलेंस फोर्स। अगर एक चिल्ड्रन ने पुश कर दिया बहुत हार्डर, देन हो सकता है कि बॉक्स स्टिल मूव कर जाए आपके पास, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो लगेगा लगेगा, बट वो पुशिंग फोर्स से थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इसने ज्यादा लगा दिया यहाँ पे फोर्स। समझ रहे हो ना, ज्यादा धक्का लगाओगे अगर ज्यादा ताकत से, वो चीज मूव कर जाएगी। तो अगर आपके पास क्या होगा, पुशिंग फोर्स अगर ये ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू द फ्रिक्शन फोर्स, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स बन जाएगा आपके पास, तभी बॉक्स मूव करेगा जब ये क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा, तो बॉक्स मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह अगर हम राइड करते हैं बाइसाइकिल, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम राइड करते हैं बाइसाइकिल, तो जब हम स्टॉप करते हैं पैडलिंग, जब साइकिल बंद कर देते हैं, साइकिल स्लो होना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रेक लगाते हैं। अब वो ब्रेक लगने पे स्टॉप की होती है, आपने देखा जो आपका ये टायर होता है सरफेस के साथ, वो मतलब रगड़ना जैसे कह सकते हो, वैसे में आ जाता है और एकदम से स्टॉप हो जाती है, क्योंकि फोर्स एक्ट हुआ, ये इस साइड मूव कर रहा है और वो इधर पीछे की तरफ लेके जाएगा, तो वहां पे वो चीज रुक जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जहां पे मोशन हो रहा है अगर इस साइड हो रहा है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, उसको मूव नहीं होने देगा कोई भी ऑब्जेक्ट को। अगर बाइक को मूव कराना है, बाइसाइकिल को मूव कराना है, तो पेडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उससे अब पुशिंग फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो अगर स्टॉप करना चाहते हो, अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। An object moves with a uniform velocity when the forces, pushing forces and frictional forces acting on the object are balanced. There is no net external force on it. ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेना। उसने बोला अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मूव कराना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है सेम स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है, जब फोर्स उस पर अप्लाई किया जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है और आपके पास पुशिंग फोर्स भी लग रहा है उसी ऑब्जेक्ट पे, वो बैलेंस्ड है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पे नहीं लगेगा बाहर से। अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, अनबैलेंस्ड मतलब ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, तो उसके डायरेक्शन या उसमें कोई मूवमेंट तो आएगी आएगी, चेंज होगा। बस कुछ नहीं बताया हुआ है अभी तक, जो 2 पेजेस रीड हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, ये घुमा फिरा के नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल लेके वही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो। देयर विल बी अ चेंज आइदर इन द स्पीड डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अगर आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा। तो अगर आपने मोशन कराना है किसी ऑब्जेक्ट का, स्पीड देखनी है, किसी अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी उसको एक्सेलरेट कर सकते हो, तभी उसको चला सकते हो, बॉक्स को मूव करा सकते हो। अगर बॉक्स वाला एग्जांपल लेना है, उसकी स्पीड को डिफरेंट करा सकते हो। जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे तब तक वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा आपके पास। सो हाउएवर, if this force is removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then. अगर आप इस चीज को, अगर इस फोर्स को रिमूव करना चाहते हो कंप्लीटली, वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करती रहेगी उसी वेलोसिटी से। जैसे बॉल को हिट किया, तेजी से मारा है, तो वो तेजी से चलती रहेगी, बट धीरे धीरे जब वो ग्राउंड पे आ गई, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे वो रुक जाएगी, अदरवाइज वो स्पीड वही लेके जाएगी। जैसे बैट को जिस स्पीड से हिट किया, वो ऑलमोस्ट वही स्पीड लेके जाएगी आपकी। अगर ग्राउंड के साथ टच हो रही है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो क्या होगा, आपका बॉल एक स्टेज पे रेस्ट पे आ जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है। नेक्स्ट मोशन स्टार्ट हो जाएंगे, वो अब हम अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले आप उसके कंसेप्ट ऊपर वाले समझ लीजिए, फिर उसके बाद ये वाले करेंगे। ओके।